Hello everyone, good morning. Before we start Standard 9 Subject SS Chapter 1, first I would like to welcome you in 9th Standard and congratulations to pass out 8th Standard without examination by mass promotion. So you all are heartily welcome into 9th Standard. Mostly all the syllabus of 8th Standard and 9th Standard is same. Such informations are more given in 9th standard than 8th standard. Otherwise, maximum concepts are as it is, which you already studied in 8th standard. So you can betterly understand 9th standard SS. And this is your last year to study civics in 9th standard. In next year, 10th standard, you will going to introduce with economics. So in 9th standard, the civics portion is quite lengthy and it is very important to understand in details. But whenever we start civics chapter, at that time we discuss about that. Now we start with the history chapter number 1, rise of British rule in India. तो ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एक है कि कैसे ये यूरोपियंस ने इंडिया तक आने का नया सी रूट ढूंढा, डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. Second, arrival of Europeans to India, especially British, and establish of trade centers. Then after Battle of Plassey, Battle of Buxar, expansion of the company rule, economic impact and the company, economic impact of the company, and social impact of the company rule, and in the last conclusion. Afterwards, there will be an exercise given for you. So why did these Europeans need to discover a new route to reach India by sea? तो ये यूरोपियंस को क्या इतनी ज़रूरत पड़ी कि वो इंडिया तक आने का नया रास्ता ढूंढे, वो भी बाय सी. So since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. तो हमें पता है कि इंडिया 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है. हमारा कल्चर 5000 ईयर्स पुराना है. और जब पूरे वर्ल्ड में लोग नोमेडिक थे, वो टाइम में इंडिया में लिटरेचर लिखा जाता था, आर्ट था, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, इतना डेवलप्ड इंडिया था. एंड दैट इज़ वाई इंडिया वॉज प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम. And India was known as the golden bird due to the culture. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. तो ये एक रीज़न था. अब अगर हम 600 सेंचुरी की बात करें, जब हर्षवर्धन और पुलिकेशी रूल करते थे, तो वो टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द रिनोव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड मैनी फॉरेनर्स केम टू आवर कंट्री फॉर स्टडी. तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि इंडिया में कितना नॉलेज था, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी, और इसके अट्रैक्शन से अदर कंट्रीज़ के पीपल इंडिया आना चाहते थे. जैसे आज के डेट में हम कैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वैसे वो टाइम पे लोग इंडिया आना चाहते थे. देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पीसीज, मसलिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज़. इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट्स थी वो भी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस थी, स्पेशली इन यूरोप में, जहाँ पे हमारे जो इंडियन स्पीसीज थे, स्पाइसेस थे, मसलिन करके क्लोथ आता है, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, ये सब प्रोडक्ट हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत डिमांड थी उसकी. ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट, एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट्स वॉज इस्तंबुल, विच इज़ नोन एज द कॉन्स्टेंटिनोपल इन टर्की. तो इंडिया और यूरोप के बीच में जो लैंड रूट से ट्रेड होता था, उसके ये रूट पे एक इस्तंबुल करके प्लेस है टर्की में,
जिसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था. अनफॉर्चुनेटली दैट वाज captured by Turkish Muslim. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslim, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed. Land route was closed for the Europeans. तो ये तुर्किश मुस्लिम ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में. अब यहाँ से यूरोपियंस इंडिया नहीं आ सकते थे क्योंकि वो रास्ता उनके लिए इन्होंने बंद कर दिया था. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट. तो ये एक्चुअली इंडिया आने का आइडिया यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मर्चेंट हैं उनको आया था, क्योंकि एक इकोनॉमी की टर्म है कि इफ़ डिमांड इज़ मोर एंड सप्लाई इज़ लेस देन प्रॉफिट इज़ हाई. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडियन कमोडिटीज़ की डिमांड थी. अब रूट क्लोज हो गया था तो वहाँ पे डिमांड बढ़ी और सप्लाई कम था. इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ के मर्चेंट को आइडिया आया, जो भी वहाँ के मर्चेंट्स थे उनको आइडिया है कि अगर हम लोग इंडिया जाने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं तो वी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, लॉट्स ऑफ प्रॉफिट. एंड दैट वाज द रीज़न टू सर्च अ न्यू सी रूट टू रीच इंडिया. सो एन ईरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगन. तो यहाँ से एक नया ट्रेंड चालू हुआ और डिस्कवरी का, कि पहले के ज़माने में जीपीएस और मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे तो ये इतना इजी नहीं था यूरोप से इंडिया आना. आज के डेट में तो आप एरोप्लेन के थ्रू 8 आवर्स में यहाँ से यूरोप के कोई भी कंट्री में जा सकते हो, पर वो टाइम पे इतना इजी नहीं था और सी रूट से तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था. पर इंडिया आना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ का रूट मिल जाता है तो ये मर्चेंट्स इंडिया से प्रोडक्ट परचेस करके वहाँ पे हाई रेट्स में सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके. दिस वाज द मेन रीज़न टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया. अब ये कैसे मिला, किसने ढूंढा, उसके पहले किन लोगों ने ट्राई की, वो सब नेक्स्ट वाले टॉपिक डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया में है. तो यहाँ पे एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पोर्टुगल से इंडिया आने का, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा रूट हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये लोग ने रास्ता ढूंढा, पोर्टुगीज सेलर ने. तो सबसे पहले जो ट्राई की थी वो ये बार्थोलोम्यू डायस ने की थी. ये पोर्टुगीज़ किंग प्रिंस हेनरी है, उन्होंने ये पोर्टुगीज़ सेलर बार्थोलोम्यू डायस को परमिशन दी और वो इंडिया ढूंढने के लिए निकला. पर अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ तक पहुँचा, साउथ अफ्रीका तक. यहाँ से उसको यहाँ इंडिया आने का रास्ता नहीं मिला तो वो वापस रिटर्न चला गया. पर रिटर्न जाने के साथ में उसने एक बुक लिखी जिसके अंदर उसने वो पूरा रूट जो था वो मेंशन किया, जो उसके बाद जो सेलर था वास्को द गामा, उसको बहुत ही हेल्पफुल हुआ. तो विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव people began efforts to discover new sea route. Many great men tried to discover sea route to India, namely Bartholomew Dias, who discovered the Cape of Good Hope. तो बार्थोलोम्यू डायस जो है वो यहाँ तक तो पहुँच गया, ये है केप ऑफ गुड होप, पर यहाँ से वो इंडिया नहीं आ पाया. विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस बिगन हिज एडवेंचर of discovering a new sea route, which again came to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. तो उसके साथ एक स्पेन का जो सेलर था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने भी ट्रैवलिंग चालू किया, पर उसने यहाँ से इस डायरेक्शन में चालू किया ट्रैवलिंग. तो उन्होंने इंडिया नहीं पर अमेरिका ढूंढ लिया और वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स थे वो ढूंढे एटलांटिक ओशियन में. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. जिनको वो ऐसा समझते थे कि उन्होंने इंडिया ढूंढ लिया, पर वो एक्चुअली में इंडिया नहीं था. पर क्रिस्टोफर कोलंबस जब तक जिंदा थे उनको ऐसा ही लगता था कि उन्होंने इंडिया ढूंढा.
Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. पर अमेरिगो वेस्पुसी करके जो सेलर था उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया नहीं ढूंढा है, उन्होंने कोई अलग ही न्यू लैंड ढूंढ लिया है। और उसकी वजह से क्रिस्टोफर अमेरिको वेस्पुसी के नाम से वो प्लेस को नाम दिया गया अमेरिका, जो आज का अमेरिका है वो। फिर द पोर्टुगीज सेलर वास्को दी गामा, ये है वास्को दी गामा, ये उनकी डिटेल है पूरी कि किस तरह से वो इंडिया है। आप उसको जूम करोगे तो आपको पता चलेगा। द पोर्टुगीज सेलर वास्को दी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498 व्हेन ही रीच कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। He was welcomed by the then King Zamorin and allowed to carry out business there. तो 1498 22 मई, वैसे डेट में काफ़ी डिफरेंसेस है, 17 में है, कहीं कहीं पे 20 में है, कहीं पे 22 में है, पर मई मंथ और 1498 ये फिक्स है। वो इंडिया पहुँचे कालीकट पोर्ट के ऊपर। तो ये यहाँ पे है, ये कालीकट पोर्ट। यहाँ पे आने के बाद वहाँ के किंग जामुरिन से वो मिले और ट्रेड करने की उन्होंने परमिशन मांगी, जो किंग जामुरिन ने उनको दे दी। Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the doors for other Europeans to come to India. तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसकी वजह से यूरोपियन इंडिया आने में सक्सेसफुल हो गए। अगर उनको ये रास्ता नहीं मिलता तो वो कभी इंडिया नहीं आ सकते। पर वास्को दी गामा वॉज सक्सेस टू फाइंड आउट अ न्यू सी रूट टू इंडिया। और ये खाली वास्को दी गामा के लिए नहीं, पर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल था, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी इंडिया आना चाहते थे वो आ सकते थे। और इस तरह से एक नई हिस्ट्री चालू हुई। अब जब ये पोर्टुगीज़ आ गए, उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रेड चालू कर दिया, धीरे धीरे करके यहाँ पे इंटरफियर करना चालू किया। तो उनको फॉलो करते करते और यूरोपियंस भी इंडिया में आए। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, स्पेशली अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड सेंटर। So the Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of the sea route to India within a span of 100 years. तो 1510 में पोर्टुगीज़ों ने फर्स्ट अपना फोर्ट यहाँ पे बनाया था। वहाँ से लेके 1510 में अबुल बकर क्यू, जो गवर्नर जनरल था पोर्टुगीज़ का, उन्होंने गोवा कैप्चर किया था। वहाँ से लेके 1610, इस 100 ईयर्स में पोर्टुगीज़ ने दमन, गोवा, माहे, कालीकट, ये सब रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया था। यहाँ ये मैप के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जूम करके देखोगे तो पोर्टुगीज़ और फ्रेंच कॉलोनीज़ आपको क्लियरली दिख जाएगी, ब्रिटिश कॉलोनी। द पोर्टुगीज़ टू कंट्रोल ओवर सेवरल territories like Diu, Daman, Goa, Kochi, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for trade. तो पोर्टुगीज़ 100 ईयर्स यहाँ ट्रेड करते रहे, उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट बनाया। तो उनको फॉलो करते उनकी सक्सेस को देखते देखते यूरोप के हॉलैंड और डेनमार्क के लोग यहाँ इंडिया आने के लिए रेडी हो गए और वो इंडिया आए। The English traders established the East India Company to carry out trade with India. वैसे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वहाँ के मर्चेंटों ने क्वीन एलिजाबेथ के परमिशन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च की। और 1610 में सबसे पहले ब्रिटिश शिप इंडिया में आया था, सूरत पोर्ट में, सूरत में आया था सबसे पहला 1608 में। The English traders established the East India Company to carry out trade with India. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company
to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. तो सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स सूरत में आए थे इंडिया में, बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ऑपोजिशंस फ्रॉम द पोर्टुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश दैट ट्रेड देयर. पर वो टाइम पे यहाँ पोर्टुगीज़ का डोमिनेंस ज़्यादा था और उसकी वजह से उनको यहाँ पे परमिशन नहीं मिली. बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पीरियर जहांगीर एंड थस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इज फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन सूरत इन 1613 AD. तो जहांगीर ने उनको शाहजहाँ जब जब विलियम हॉकिंस आए थे तब यहाँ पे शाहजहाँ रूलर था जिन्होंने परमिशन नहीं दी थी. पर उसके बाद सर थॉमस रॉय दूसरे एक ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में आए और वो जब आए तब जहांगीर पहले थे जिन्होंने ये परमिशन नहीं दी थी विलियम हॉकिंस को. उसके बाद शाहजहाँ जब थे तब ये थॉमस रॉय इंडिया में आए थे और उनको परमिशन मिली और 1613 में उन्होंने सबसे पहले अपना जो ट्रेड सेंटर है वो सूरत में चालू किया. इनिशियली द कंपनी एस्टैब्लिश इस ट्रेड सेंटर इन सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद. तो गुजरात के ये 3 सिटी में उन्होंने अपना ट्रेड सेंटर चालू किया था. बट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ द मराठास इन दिस रीजन द कंपनी सेंस्ड डेंजर to his existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their center in Machilipatnam, Andhra Pradesh, St. George, Chennai and Fort William in Calcutta. तो वो टाइम पे शिवाजी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वो यहाँ लूट करने आते थे. तो ये उनको एक पैनिक था कि अगर यहाँ सूरत में या तो गुजरात में हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम रहेगा. इसलिए उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर आंध्र प्रदेश में, चेन्नई और कोलकाता में चालू किया. मुंबई बिकेम देयर हेडक्वार्टर इन 1687 AD. 1687 में मुंबई उनका हेडक्वार्टर बना. तो 1608 में वो इंडिया में आए. 1613 में सबसे पहले सूरत में उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर चालू किया और 1687 में मुंबई उनका हेडक्वार्टर बना. इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया the French East India Company arrived in India for trade in 1668. तो पहले ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद फ्रेंच यहाँ पे आए 1668 में. तो पोर्टुगीज़, डच और डेनिश ये जो लोग थे ये ब्रिटिशर्स के सामने कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाए. उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इनसे कम थी. पर जो फ्रेंच थे ये इनके परफेक्ट कॉम्पिटिटर थे और उन्होंने 1668 में 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की. उनके जो फर्स्ट हेड थे जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्सी, उनका ये विश था कि वो फ्रेंच रूल को इंडिया में यूरोपियन रूल को एक्सपांड करे. एंड इवेंचुअली सेटअप देयर ट्रेड सेंटर इन माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम एक्सेट्रा. ये सब जगह पे फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच ट्रेड सेंटर चालू हुए. जो ये वाले मैप में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में देखने को लोकेशन मिल जाएगा जो मैप वर्क के लिए इम्पोर्टेंट है. इन द 18th century द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वेर कॉन्स्टेंटली बिजी establishing their rule in the entire world and conquering more territories. तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों बिजी थे अपने कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया था. और इंडिया में भी यही सिचुएशन थी. बिटवीन 1746 एंड 1763 देयर वर 3 मेजर वॉर्स बिटवीन द फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया विच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट. तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में 3 बार यहाँ पे बैटल हुई 1746 से लेकर 1763 तक और तीन बार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को डिफीट किया. थस मेकिंग इजी द कंपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी.
अब जब फ्रेंच हार गए तो अब उनके सामने और कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं था. Thus, at the end of the battle for power, the Portuguese were left with Diu, Daman, Goa, while French had their trade center at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. तो ऐसे करके पोर्टुगीज़ थे वो, उनका जो कॉलोनीज था वो दीव, दमन और गोवा तक लिमिटेड रहा. फ्रेंच कॉलोनीज चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी तक लिमिटेड रहा. और डच और डेनिश थे वो इंडिया छोड़ के चले गए. और इस तरह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई. अब ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपना एक्सपांसन इंडिया में किया और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस करने लगे हमारी कंट्री में, वो स्टार्ट हुआ स्टोरी यहाँ से, बैटल ऑफ प्लासी से. 1757 बैटल ऑफ प्लासी. मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ. 1757 बैटल ऑफ प्लासी. 1757. तो ये याद रहेगा इजी कि कौन से ईयर में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी. तो बैटल ऑफ प्लासी ये हमने ए स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक पढ़ा था. यहाँ पे फिर डिटेल में, ए स्टैंडर्ड में डिटेल्स ज़्यादा नहीं थी पर यहाँ पे पूरा डिटेल में है ये टॉपिक. तो सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर. इम्पल्सिव यानी जो फ्री नेचर जो होता है उसको इम्पल्सिव नेचर बोलते हैं. ही हैड सम ओपोनेंट इन हिज स्टेट. ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the Nawab. तो एक्चुअली में स्टोरी ऐसी थी कि बंगाल रीजन में ब्रिटिशर्स ने औरंगज़ेब के थ्रू परमिशन ले ली थी 1651 में. उन्होंने सबसे पहले अपना फोर्ट हुगली रिवर के पास बनाया था और मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब से उन्होंने परमिशन ली थी ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स. उसके बदले वो एनुअल एक कोई फिक्स अमाउंट वो औरंगज़ेब को दे देंगे. तो वो स्टोरी चलती रही. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिली थी उसका बेनिफिट जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो साइड पे अपना बिजनेस करते थे वो भी ले रहे थे. वो भी टैक्स के बिना ही बंगाल में ट्रेड कर रहे थे. अब बंगाल वॉज वन ऑफ द प्रॉस्परस स्टेट ऑफ दैट टाइम और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस. तो वहाँ पे जो रेवेन्यू इनकम थी, जो टैक्स इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. इसलिए पोर्टुगीज़ और ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स सब बंगाल में ही ट्रेड करना चाहते थे. अब जब ब्रिटिशर्स ने अपना डोमिनेंस बना लिया तो उन्होंने परमिशन ली कि टैक्स नहीं देंगे और प्राइवेट ऑफिशियल भी अपना बिजनेस करने लगे थे. तो ये सब बातों की वजह से सिराजुद्दौला, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर और ब्रिटिशर्स के बीच में काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था. फाइनली सिराजुद्दौला के टाइम पे ये मैटर और बड़ी. जो ट्रेडर्स थे उन्होंने एक झूठा रीज़न दिया कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो कोलकाता में जो अपना फोर्ट्रेस है उसको कॉर्डन करेंगे और उसके लिए सिराजुद्दौला की परमिशन भी नहीं ली. बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस. पर सिराजुद्दौला ने उनका जो फोर्ट्रेस था वो तोड़ दिया. व्हेन दिस न्यूज़ रीच मद्रास, अ स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव रीच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर. अब ये बात जब चेन्नई में पता चली तो वहाँ से एक आर्मी की टुकड़ी, ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी जिसके लीडर थे रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल आने के लिए निकल गए. अब उनको पता था कि सिराजुद्दौला को डिफीट करना उतना इजी नहीं है. ये है सिराजुद्दौला, उनका फ़ोटो, और ये है रॉबर्ट क्लाइव. तो उन्होंने एक आइडिया यूज़ किया. रॉबर्ट क्लाइव ने एक स्ट्रेटजी यूज़ की. वो स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उन्होंने सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ ये मीर जाफ़र जो ग्रीडी पर्सन था उसको ऑफ़र किया
कि इफ़ मीर जाफर कोऑपरेट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देन आफ्टर सिराजुद्दौला मीर जाफर बिकेम अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर खुद ही ग्रेडी था तो वो तो कन्विंस हो गया। In spite of the army of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. उनको पता था कि नवाब की आर्मी को डिफीट करना इतना इजी नहीं है। सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर्ड द ट्रेचरी। अ कॉन्स्पिरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब। एक प्लान बनाया गया नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए, इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर और सेठ अमित चंद, ये है सेठ अमित चंद, ये दोनों को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी साइड कर लिया। वह कोएक्स टू जॉइन। तो ब्रिटिशर्स क्या वो टाइम पे बटरिंग बहुत करते थे, खुशामद बहुत करते थे और इस तरह से अपना काम निकालते थे। ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द नवाब इज unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named प्लासी। तो प्लेसी वो गांव का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पलास करके ट्री होते थे, जिसके जो लीव्स होते थे वो फ्लावर्स जो होते थे पलास ट्री के, वो सेफ्रॉन कलर बनाने में काम में आते थे जो होली में यूज़ होता था, इसलिए वो गांव का नाम पड़ा प्लासी। और ये बैटल वहाँ पे हुई इसलिए इसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल जो चालू हुई थी 23 जून 1757 AD। The battlefield of Plassey is situated 38 km from Mursirabad, West Bengal. According to the plan, Mir Jafar lost the battle. क्योंकि मीर जाफर ऑलरेडी रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था, इसलिए वो बैटल फील्ड में जाने के साथ में ही अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर ली। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी। द बैटल ऑफ प्लेसी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। जो बैटल 3-4 दिन तक चलने वाली थी वो बैटल हाफ डे में ख़त्म हो गई क्योंकि इसने मीर जाफर ने ट्रेचरी की यानी विश्वासघात किया था। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। इसलिए अब बंगाल के 24 जो प्रोविंस थे उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास आ गया। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और उसके बदले मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। Thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। तो ये फर्स्ट ब्रिटिशर्स की बैटल थी। 1608 में वो आए, वहाँ से लेकर 1757 तक ये फर्स्ट उन्होंने बैटल की और वो बैटल ये जीत गए और यहाँ से ब्रिटिश रूल इंडिया में चालू हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। दैट इज़ वाई बैटल ऑफ प्लासी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब इनके पास ज़्यादा पावर था क्योंकि बंगाल उनके कंट्रोल में था। तो मीर जाफ़र जब नवाब बना तो मीर जाफ़र भी कुछ कम नहीं था। उसकी वजह से एक और बैटल हुई जिसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर नाम के विलेज के पास हुई थी, इसलिए इसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बैटल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बैटल के बाद ब्रिटिशर्स के पास राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू यानी दीवानी राइट्स अपने ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए थे। अब मीर जाफ़र बना नवाब, पर वो बराबर काम नहीं कर रहा था, तो उसके बदले मीर कासिम को, जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था, उसको नवाब बनाया गया। पर मीर कासिम बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने ब्रिटिशर्स की बात मानने से मना कर दिया, इसलिए ब्रिटिशर्स के साथ में उसने बैटल की, पर वो वहाँ से भाग गया। बैटल तो हार गया पर वो भाग गया। भाग के वो मिला शाह आलम को और सौजा-उद-दौला को, नवाब ऑफ अवध को, और ये तीनों ने मिलके अपने एक कंबाइंड फोर्स बनाई और 1764 24 अक्टूबर 1764 ये दिन उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने बैटल की जो बोली गई बैटल ऑफ बक्सर। वो भी ये लोग हार गए, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। तो बैटल ऑफ बक्सर, द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट plenty of wealth from him. Due to this greedy to gain more powers, the East India Company managed
to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. तो मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके बदले मीर कासिम को नवाब बना दिया. ये जितने भी पिक्चर्स आप देख रहे हो ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देख लेना आप लोग. मीर कासिम proved to be more ambitious than मीर जाफ़र and thus became a threat for the company. तो मीर कासिम मीर जाफ़र से ज़्यादा चालाक था और वो और कंपनी के लिए हेडेक बना. Hence मीर कासिम was removed and मीर जाफ़र was again made the नवाब. तो मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया. पर मीर कासिम ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं था. मीर कासिम took refuge with the नवाब of अवध शौजा-उद-दौला. शौजा-उद-दौला के पास उसने रेफ्यूज लिया, यानी वहाँ पे उसने हेल्प ली इनकी. ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध. वही टाइम पे शाह आलम मुगल एम्पीरियर अवध में थे. अब ये लोगों ने बात की कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रोका नहीं गया तो आगे जाके बहुत बुरा होने वाला है. सो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट the company unitedly and thus declare a war. At Buxar, the East India Company fought against the United Army 22nd October 1764, in which यहाँ पे मैं पहले 1764 एक ईयर डाल देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये कब हुआ था. बैटल ऑफ बक्सर 1764. तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट. तो ये तीन की आर्मी हार गई. अब ब्रिटिशर्स के पास बंगाल तो आ ही गया, साथ में बिहार और उड़ीसा भी आ गया, क्योंकि बिहार का कंट्रोल शौजा-उद-दौला के पास था और उड़ीसा का शाह आलम के पास था. Thus the company got the Diwani right to collect revenue to Bengal, Bihar and Orissa. तो यहाँ से उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रॉन्ग हुई और इस तरह से ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ. तो ये है पार्ट 1. हमने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी की बात की, कैसे ब्रिटिश ने फ्रेंच को, पोर्टुगीज़ को डिफीट किया वो बात की, कैसे नया सी रूट इंडिया का डिस्कवर हुआ वो डिस्कस की. अब पार्ट 2 में हम एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल की बात करेंगे. तो ये एक बार आपको टेक्स्ट बुक में देख लेना है. ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो भी कमेंट्स है वो देने हैं. अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी आप टेक्स्ट करके मुझे पूछ सकते हो. तो पार्ट 1 में यहाँ तक ही हम रखते हैं. पार्ट 2 में आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.